गरीब ससुराल में एक बैंगन की सब्जी खाने वाले 10 लोग। शहर के बीचों बीच एक बड़ा परिवार जहां सदस्य ज्यादा और आमदनी कम है। यहाँ रोज खाने को लेकर मारामारी और बैगन को लेकर मजाक चलता है। प्यार ज्यादा और पैसे कम होने के बावजूद हंसी मजाक कभी नहीं रुकता है, लेकिन गरीबी और परेशानी भी कम नहीं होती है। कल तो सारे बैंगन गल गए थे, आज ना जाने किसी की प्लेट में बैंगन आएगा भी या नहीं। मम्मी जी, आप प्लेट के बैंगन की बात कर रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि घर में ही बैंगन नहीं आ पाएगा। न जाने आज देवर जी सबकी कमाई हुई होगी या नहीं। हाँ, न जाने उन्हें काम मिला भी होगा या नहीं। हमारा तो घर रोज कुआं खोदने से ही चलता है। सभी परेशान बैठे होते हैं कि तभी घर के मर्द हाथ में बैगन लिए अंदर आते हैं। माँ जी, वो देखिए भैया आ गए। हाँ, और अपने साथ बैंगन भी लेकर आए हैं। आज तो बैंगन साइज में भी बड़ा है। फिर तो बढ़िया है, वरना कल मेरी प्लेट तक सिर्फ बैगन की खुशबू ही आई थी। भैया, खुशबू भी नसीब वालों को मिलती है। मेरी प्लेट में तो आलू भी गिने चुने थे। ये सुन सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गरीबी का एहसास भूल नहीं पाते और एक बड़ी सभा बुलाई जाती है। आज बैगन को अच्छी तरह रखना होगा। कल तो आधा बैगन बिल्ली खा गई थी। सबसे सुरक्षित जगह बैगन को अलमारी में रख देते हैं। नहीं नहीं, अलमारी में तो बैगन चूहे खा जाएंगे। हम एक काम करते हैं, बैगन को तिजोरी में रख देते हैं। ये बैगन है या हीरा? जहाँ एक बैंगन के ऊपर 10 लोग हावी हो, वहाँ बैंगन भी हीरा बन जाता है। सुनीता की बात सुन सभी मुस्कुराते हैं और आखिर में बैगन स्टील के बड़े डिब्बे में रखा जाता है। पूरा दिन बीतता है और फिर रात को खाना बनाने के लिए जब तीनों बहुएं डिब्बा खोलती हैं। ये क्या? इसमें तो बैंगन नहीं है। आखिर बैंगन गए कहाँ? क्या मतलब कि बैंगन चोरी हो गए? क्या बैंगन चोरी हो गए? अब क्या होगा? हम लोग क्या खाएंगे? अरे बुलाओ बुलाओ, कोई जल्दी पुलिस बुलाओ। अरे चुप हो जाओ सब। यहाँ बैंगन गायब हो गए हैं और तुम सबको मजाक सूझ रहा है। वही तो, एक बार सोचो जरा, अगर बैगन नहीं मिला तो खाना कैसे खाएंगे? कल भी बैगन बिल्ली ने खा लिया था, अब आज बैगन कौन चोरी करके ले गया? वही तो सोचो जरा, आज जब नमक के साथ रोटी खानी पड़ी तो कैसा लगेगा। इसलिए अब जल्दी बैंगन ढूंढो। सुनीता की बात सुन बैगन की खोज पूरे घर में शुरू हो जाती है। कोई बिस्तर के नीचे बैगन ढूंढ रहा होता है तो कोई पंखे पर लटक कर बैगन की खोज में लगा होता है। और तभी पूजा चिल्लाकर कहती है, देखो देखो, बैंगन मिल गया। बैंगन अनंत जी के बिस्तर पर रखा है। मुझे पहले से ही पता था इसकी नीयत में खोट है। बैगन चोर कहीं की। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बैंगन बस फोटो खींचने के लिए लाई थी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, क्योंकि इस घर के 10 सदस्यों की उम्मीद ही बैंगन पर टिकी रहती है। हाँ, मैं जानती हूँ, इस बैंगन के ऊपर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। भाभी, अब परेशान मत होइए। ये लीजिए बैंगन और खाना बनाइए। खाना बनाने से पहले इस बैगन की कटाई होगी, वो भी बराबर। माँ, बैगन थोड़े बड़े बड़े काटना। अरे नहीं नहीं, बैगन पतले पतले काटिए, सभी की थाली में आए और ज्यादा मिले। राहुल की बात सुनकर सुनीता पतले पतले बैगन काटती है और तीनों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार थाली लेकर जमीन पर खाना खाने बैठ जाता है। अरे मेरे में तो एक पीस भी बैगन नहीं है। अरे हाँ, बैंगन तो मेरी प्लेट में भी नहीं है। अच्छा, तो फिर बैगन है किसकी थाली में? क्योंकि बैगन तो मेरी थाली में भी नहीं है भाई। मुझे तो राहुल भैया पर शक हो रहा है। उनकी नीयत वैसे भी थोड़ी खट्टी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने बैगन नहीं चुराए। राहुल की बात सुनते ही सभी राहुल की रोटी के नीचे देखने लगते हैं, जहां उसने बैगन के पीस छुपा रखे होते हैं। अरे पकड़ लिया मैंने रंगे हाथ। वो देखिए, भैया की रोटी के नीचे छिपे बैगन कैसे झांक रहे हैं। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था, बस इस वजह से बैगन रख दिए थे। ये ले लीजिए सब एक एक पीस, लेकिन मेरे लिए भी एक छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। चोर भी जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब सारी चीज वापस कर देता है। पहली बार किसी बददिमाग ने दिमाग वाली बात कही है। अंश की बात सुनकर सभी तेजी से हंसने लगते हैं और पूरा परिवार चेहरे पर मुस्कान लिए लेकिन अंदर गरीबी को महसूस करते हुए खाना खाता है। इसी तरह फिर अगले दिन दोपहर को। अरे मोहित बेटा, तुम आओ बैठो। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस आपके घर से बैगन के भरते की खुशबू बहुत आ रही थी तो मैंने सोचा एक बार आके देख लूं। अगर एक बैंगन के 10 पीस होते हैं तो पता नहीं चलता, अगर 11 हुए तो फिर सूंघने भी नहीं मिलेगा। अब इन्हें कैसे भगाया जाए?
क्योंकि 11 पीस करने पर बैंगन गलकर कढ़ाई में ही रह जाएगा। अरे क्या हुआ, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ खाना खाने नहीं, बस आप लोगों से मिलने आया हूँ। मिल लिया ना अब क्या गले लगाकर सोने का भी विचार है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोचा थोड़ा बैठकर बातचीत कर लूं। तो फिर मैं अभी चाय बना देती हूँ, चाय पीकर चले जाइएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी मिल नहीं आए हैं। आप लोग बैगन की सब्जी बनाते हो या फिर हीरे की? इतना हिचकिचा रहे हैं जैसे मैं आपके घर से कोहिनूर चुरा कर ले जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बैठिए बैठिए, अगर आपको भी खाना खाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी मेहमान भगवान के समान होता है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ही एक बैगन के ऊपर टूट पड़िए। मुझे नहीं खाना आपके घर में खाना। इतना कहकर मोहित सिर्फ चाय पीकर चला जाता है। पूरा घर मेहमान की मेहमान नवाजी तो करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, गरीबी इंसान की नीयत बदल देती है। लोग ना चाहते हुए भी कंजूस बन जाते हैं। और इसी तरह एक दिन, मेरे बैंगन, कोई मेरे बैंगन को बचाओ, चोरों ने चोरी करके ले जा रहे हैं मेरे बैंगन। मुझसे इस तरह जुदा ना हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी ये बैंगन। सनाया सपनों में भी बैगन को देख रही होती है, जिसे देख अंश तुरंत उसे नींद से जगाता है। अरे बहन, अगर बैगन के सपने देखती है तो कम से कम अच्छे सपने देख लेती। ऐसा मनहूस सपना देखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब ये एक सपना था? थैंक गॉड मेरे बैंगन बच गए, वरना उन्हें चोर ले जाते। चोर का पता नहीं, लेकिन तुझे किसी दिन पागल खाने वाले लोग जरूर लेकर जाएंगे। अंश की बात सुन सभी हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं घर के मर्दों को बहुत बुरा लगता है। हम तीन मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे होने के बावजूद एक बैगन के लिए पूरा परिवार तरसता है। हाँ, हमारे घर में प्यार की कमी नहीं है, सिर्फ इसलिए ही लोग खुश रह पाते हैं, वरना गरीबी तो जैसे हमें जिंदा मार कर ही छोड़े। सच में भगवान की दया से हमारा परिवार खुश है, वरना तो ये गरीबी अब तक हमें मार चुकी होती। तीनों की बातें तीनों बहुएं भी सुन रही होती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। दिन बीतते हैं, लेकिन प्यार और गरीबी के एहसास के साथ कभी हंसी मजाक रुकता नहीं है। फिर अगले दिन, आज तो आटा ही नहीं है, अब रोटियां कैसे बनाए? अगर रोटियां नहीं बनाई तो खाएंगे क्या? और वैसे भी एक बैंगन के भरोसे तो पूरी जिंदगी कट रही है। अब क्या रोटियों के लिए भी चिक चिक करना पड़ेगा? ना जाने कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कभी आटे के लिए मारा मारी तो कभी बैंगन की चोरी। समझ नहीं आता घर है या भिखारियों की बस्ती। अब परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। अगर आटा नहीं है तो हम चावल बना देते हैं। कुछ ना खाने से बेहतर है कम से कम कुछ तो खाएं, भूखे रहने से तो अच्छा है। ये सोचकर बहुएं चावल बनाती हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमक, तेल और चावल ही खुशी खुशी खाता है। और फिर घर के मर्द काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर रात को, अरे आ गए तुम सब, आज कोई काम मिला या नहीं? नहीं माँ, आज काम नहीं मिला और ना ही 2 रुपए हाथ लगे। ऊपर से दुकानदार उधारी भी नहीं दे रहा। न जाने घर कैसे चलेगा। दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले घर में एक बैगन तो आ जाता था, अब तो वो भी नसीब नहीं होता। हर पल गर्मी और पेट की भूख झेलनी पड़ती है। इस तरह दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। बहू अभी भी चावल ही बना लेगी और चिंता मत करो, तुम लोगों को धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काश माँ आपकी बात सच हो और हम भी एक दिन अमीरों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठे और हर थाली में एक एक कटोरी बैगन और हरी सब्जियां हो। पूरा परिवार चारों तरफ मुसीबत से घिर चुका होता है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा होती है। हफ्ते बीतते हैं और एक दिन अचानक घर की बड़ी बहू पूजा काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ती है। भाभी आपको क्या हुआ अचानक? आप ठीक तो हैं? आप ऐसे बेहोश कैसे हो गई? हे भगवान, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई जेठानी जी को बिस्तर पर लेटाओ। न जाने जेठानी जी को अचानक क्या हो गया। तुम लोग पहले थोड़ा दूर हटो, बहू को हवा आने दो। और आरव, तू पूजा को बिस्तर पर लेटा, पहले पानी छिड़क कर देखते हैं, क्या पता होश आ जाए। सुनीता की बात सुनकर पूजा को बिस्तर पर लिटाया जाता है और तभी एक पड़ोसन आती है जो ये बताती है कि पूजा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ और मैं दादी बन जाऊंगी। हे भगवान, आपने तो दादी बनाकर दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है मुझे। अब मैं भी बुआ बन जाऊंगी और अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि मैं बुआ बन गई। और ये सब भाभी की वजह से हो पाएगा। तू बुआ नहीं, तू कलेशी बनेगी। हाँ हाँ, घर में आग लगाने वाली।
अंश की बात सुन सभी हंस पड़ते हैं और सनाया मुंह बना लेती है। पूरा घर खुशी में झूम उठता है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अब घर में परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब घर के एक सदस्य को ज्यादा केयर और पौष्टिक खाने की जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरह फिर रात को। अरे ये क्या, इतनी जल्दी रोटियां भी बन गई? मैं उठकर बस आ ही रही थी, तुम दोनों ने मेरे बिना काम कैसे कर लिया? भाभी, अब से 9 महीने तक इस घर का सारा काम हम दोनों ही करेंगे। इस वक्त आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है, घर का ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप चुपचाप आराम कीजिए। वैसे भी शुरुआती 3 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं, जरा भी ऊंच नीच महंगी पड़ सकती है। हाँ, आपसे कुछ दिनों तक आपको पौष्टिक खाना और आराम करना है। तभी बगल में बैठा बुक पढ़ रहा अंश कहता है, लेकिन हमारे घर में तो नमक भी उधार में आता है। भाभी पौष्टिक खाना कैसे खाएंगी? अंश जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह देता है जिससे घर में 2 पल की चुप्पी छा जाती है। और फिर देवर जी, अगर खाने में अपनों का प्यार और साथ हो तो फिर खाना पौष्टिक न होने पर भी शरीर को लगता है। लेकिन अगर इस सब चीजों की वजह से बच्चे पर बुरा असर पड़ा तो हमारी गरीबी की वजह से हम अपनी खुशियों को खो बैठे तो। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस हमारा बच्चा भी हमारी तरह सीधी जिंदगी और गरीबी सहकर बड़ा होगा। आप अशुभ बात मत बोलिए। हाँ जी, और फिर हम है ना जेठानी जी का ध्यान रखने के लिए जितना हो सकेगा हम जेठानी जी और इस घर में आने वाले मेहमान का ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन खाने में सिर्फ चावल और नमक ही मिल पाएगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चावल नमक खाकर अगर बच्चा बड़ा होगा तो उसे आगे जिंदगी में स्ट्रगल करते वक्त परेशानी नहीं होगी। पूजा की बात सुन सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और तीनों बहुएं चावल और नमक बनाकर पूजा को खिलाती हैं। दिन बीतते हैं और धीरे धीरे पूजा कमजोर पड़ने लगती है। कभी उल्टी तो कभी पेट दर्द बढ़ने लगता है। फिर एक दिन अचानक, आह माँ, हे भगवान, नहीं, पूजा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अचानक तुम्हारे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया? दर्द पहले से था, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बस मुझे नहीं पता था कि दर्द इतना बढ़ जाएगा, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं? माँ, भैया, सब इधर आइए। आरव की आवाज और पूजा की दर्द भरी चीख सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जरा सी लापरवाही करने पर ये बच्चा खो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा कभी माँ भी ना बन पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती। ये गरीबी हम पर इस तरह भारी नहीं पड़ सकती। दीदी, आप घबराइए मत, इस हालत में टेंशन लेना बिल्कुल सही नहीं है। और फिर हम लोग हैं ना आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, हम लोग हैं आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। खुद मर मिट जाएंगे, लेकिन इस घर के आने वाले चिराग पर आंच नहीं आने देंगे। डॉक्टर, आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? आप बताइए कि हम इस परिस्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। क्या पूजा की तबीयत ठीक नहीं हो सकती? देखिए, हो सकती है, लेकिन पौष्टिक खाना, सही केयर और उचित दवाइयों के साथ। इन सब में ज्यादा नहीं, बस यही कोई 2000 का खर्च आएगा। आप लोग इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। क्या? 2000? डॉक्टर की बात सुन सभी नजरें झुका लेते हैं और तभी राहुल अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं और 10 रुपए का नोट भी फटा हुआ है। मतलब इस बार गरीबी जीत जाएगी। सही कहते हैं कुछ लोग, पैसा इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन पैसा ना होने पर वो रिश्ते और खुशियों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। ये गरीबी और अमीरी तो बस एक वक्त है जो गुजर जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान हमें निराश नहीं करेंगे। हाँ, बस कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जल्दी तुम लोगों को कोई अच्छा काम भी मिल जाएगा और पूजा बहू की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हर वक्त मजाक करने वाले परिवार की आंखें आज आंसुओं से भर जाती हैं। डॉक्टर चुपचाप चले जाते हैं और आज घर का चूल्हा नहीं जलता है। सभी भूखे बैठे होते हैं। वहीं बहुएं, आज पूरा परिवार अंदर से टूट गया होगा। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। काश मैं माँ बनने वाली ना होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। भाभी, आप क्या कह रही हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? ऐसी अशुभ बातें जुबान पर मत लाइए। हाँ भाभी, और वैसे भी अगर परेशानी गरीब होने से है
तो हमें गरीबी को दूर करना होगा, खुद की खुशियों को नहीं। लेकिन हम गरीबी कैसे दूर करेंगे? सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। गर्मी शरीर के राख तक जला दे रही है। इन सब के बीच क्या परेशानियां ठीक हो सकती है? हाँ दीदी, वो तो है। अगर कोई छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करे तो पैसे लगते हैं, जो भी हमारे पास नहीं है। आखिरकार हम करें तो करें क्या? जरूरी नहीं कि शुरुआत कुछ बड़ी हो, और हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कि कुछ कर ले। शायद मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब हमारे पतियों से उम्मीद छोड़ हमें कुछ करना होगा, जिससे ये परिवार गरीबी के इस दौर से बाहर निकल पाए। तीनों बहुएं आपस में बातें करती हैं और एक बड़ा फैसला लेने के साथ साथ एक मजबूत प्लान बनाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह, ये चौखट पर लिफाफा कैसा रखा हुआ है? अरे हाँ, ये लिफाफा तो जब मैं पोछा लगा रही थी तब भी देखा था मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये आप में से किसी का होगा। नहीं, हमारा तो नहीं है। और फिर ये लिफाफा चौखट पर कौन रखेगा? लाओ इधर लाओ, मैं खोल कर देखता हूँ लिफाफे में क्या है। बातें बनाने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इतना कहकर रमेश घर की चौखट पर रखा लिफाफा उठाता है और खोलकर देखता है, जिसमें से 2000 रुपए निकलते हैं। ये 2000 कहाँ से आए? किसने रखे इतने सारे पैसे यहाँ पर? लगता है कोई हमें बेसहारा और लाचार समझकर हमारी मदद कर गया, वरना अगर किसी के पैसे गिरे होते तो वो ढूंढता हुआ जरूर वापस आता। चलो, कम से कम भगवान ने हमारी सुन तो ली। कोई और ही सही, लेकिन घर में पैसे तो आए। हाँ, भले घर के मर्द पैसे ना कमा पा रहे हो, लेकिन भगवान ने बाहर से तो पैसे भिजवा दिए ना। लेकिन क्या इस तरह किसी के भी पैसे लेना सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं? आखिरकार एक भिखारी भी तो भीख मांग कर ही अपनी जरूरत पूरी करता है, और अगर हमारी जरूरत किसी की मदद से पूरी हो रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? रिया की बातें सुनते ही घर के तीनों जवान बेटों का सिर शर्म से झुक जाता है। पूरे परिवार की आंखों में चमक तो वहीं बेटों की आंखों में उदासी झलक रही होती है। फिर रात को पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन तीनों बेटों की आंखों में नींद कम और शर्म ज्यादा होती है। क्या यही वजूद है हमारा? किस काम के हैं हम किस काम के? हम किसी काम के भी हैं या सिर्फ निकम्मे हैं? परिवार की ढाल नहीं, बल्कि परिवार पर बोझ हैं हम लोग। हमारे होते हुए भी कोई अनजान इंसान हमारे परिवार पर दया कर रहा है, दया की भीख दे रहा है। क्या ये सही है? हम 3 जवान भाई मिलकर क्या एक घर नहीं चला सकते? क्या हमारे होते हुए भी घर के लोगों को बाहर किसी अनजान की दया की भी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 3 मिलकर हमारे परिवार के दिन बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब ये चुनौती सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल की भी है। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को वो खुशियां देकर रहेंगे जिन खुशियों के वो हकदार हैं। तो फिर तय रहा, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, चोट भी खाएंगे, लेकिन हार कर घुटने नहीं टेकेंगे। अब वक्त हार मानने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बारिश हो या धूप, चाहे ठंड, किसी भी परिस्थिति में अब हम अपनी किस्मत बदल कर रहेंगे। तीनों भाई शर्म से झुकी पलकों में उम्मीद की आस बांधते हैं और अगले दिन की शुरुआत कभी हार ना मानने वाले जोश और हिम्मत के साथ करते हैं। अरे, आप सब इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों ने तो अब तक खाना भी नहीं खाया है। भाभी, आप लोग खाना खाकर आराम कीजिए, हम लोग शाम को आकर खाना खा लेंगे। लेकिन गर्मी में भूखे पेट रहने की क्या जरूरत है? खाना खाकर जाओ। माँ, जरूरत है, ताकि हमें ये एहसास हो कि गाय भैंस की तरह खाना और सो जाना जिंदगी का लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने परिवार को खुशियां देना हमारी जिंदगी है। इतना कहकर तीनों भाई कड़ी धूप में घर से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में अलग अलग काम ढूंढने लगते हैं। कई ठोकरें खाने के बाद आरब को एक आइसक्रीम गाड़ी में काम मिल जाता है। भाई, मैं इस पूरी कंपनी का मालिक हूँ। एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ईमानदारी से काम करना। जी मालिक, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन के साथ ही करूंगा। इतना कहकर आरब आइसक्रीम बेचने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ धूप में भूखे प्यासे भटकते भटकते राहुल को अपने एक रैपिडो चलाने वाले दोस्त के जरिए ऑनलाइन रैपिडो का काम मिल जाता है। मैंने तुझे काम तो दिला दिया है भाई, लेकिन अब मेहनत करके आगे तुझे ही बढ़ना है। भाई, तेरी वजह से मुझे काम मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और दिन रात रैपिडो चलाकर अपने परिवार की जरूरत पूरी करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तू भी रैपिडो के लिए मोबाइल में अपनी आईडी बना लेना। कब तक मेरी आईडी से काम करेगा? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ये देख, मेरी पहली ड्राइव भी आ गई।
मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल तुरंत अपने दोस्त की बाइक लेकर रैपिडो का काम शुरू कर देता है और इधर उधर भटकते भटकते विवान को भी डिलीवरी बॉय का आइडिया आता है। वो फोन के जरिए जॉब के लिए अप्लाई कर डिलीवरी बॉय का काम ज्वाइन कर लेता है। भैया मैं रोज पार्सल मंगवाती हूँ, आप तो मुझे पहली बार दिखे, न्यू ज्वाइन किया है क्या? जी हाँ मैडम, आज ही मैंने डिलीवरी बॉय का काम ज्वाइन किया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वो फ्रॉड डिलीवरी बॉय नहीं बनूंगा जो आईफोन मंगवाने पर साबुन दे जाए। अरे भैया आप तो बड़े मजाकिया निकले। वैसे इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, जरूर मजबूरी होगी। ये लीजिए मेरी तरफ से टिप। इतना कहकर सौम्या 50 रुपए विवान को टिप दे देती है। इसी तरह भगवान की दया से तीनों भाइयों को काम मिल जाता है और रात के 12 बजे वो घर पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नियां आंखों में नींद लिए उनका इंतजार कर रही होती हैं। अरे आ गए आप। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इस हालत में इतनी देर रात तक जागना सही नहीं है। बड़े भैया मैंने मना किया था जेठानी जी को, लेकिन अब ये सुनती कहाँ है। कह रही थी जब तक आप नहीं आएंगे तब तक खाना भी नहीं खाएंगी। वो तो बड़ी मुश्किल से इन्हें खाना खिलाया है। आप सब अगले दिन से खाना खाकर सो जाइएगा। हमें काम मिल गया है और हो सकता है अब कि हमें घर आने में देर हो जाए तो हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सभी खुश हो जाती हैं और काव्या सभी का खाना निकालती है। तीनों बहुएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं और सभी को खाना खिलाकर सो जाती हैं। और अब शुरुआत होती है असली संघर्ष भरी जिंदगी और परीक्षाओं की। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक आइसक्रीम एक भी नहीं बिकी। एक तो ये धूप, ऊपर से कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। अब मैं कैसे बेचूं अपनी आइसक्रीम? लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। हाँ आइडिया। मैं गली गली में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता हूँ, कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा। ये सोचकर आरव धूप में अपनी आइसक्रीम का ठेला लेकर गली गली घूमकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विवान सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रैपिडो चलाता है और हर एक पैसेंजर को टाइम टू टाइम फुल सेफ्टी के साथ उसके दिए गए लोकेशन पर पहुंचाता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे बिल्कुल टाइम पर यहाँ पहुँचा दिया, वरना मेरे पापा की जान चली जाती। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? मैं एक रैपिडो वाला ही हूँ। मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों को सही जगह पर सही टाइम पर पहुँचाऊँ। भैया काश आप जैसी सोच हर रैपिडो वालों की होती, क्योंकि लोग इमरजेंसी नहीं समझते और ड्राइव कैंसिल कर देते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं तो कभी लेट पहुंचते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। इतना कहकर निहारिका वहां से चली जाती है और इसी तरह विवान अपनी मेहनत जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी सुबह 10 बजे निकलता है और कड़ी धूप में बारिश में हर वक्त टाइम टू टाइम डिलीवरी करता है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता है। साथ ही कभी भी किसी भी ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। इसी तरह महीने बीतते हैं और फिर एक दिन। भाई जब से राहुल ने डिलीवरी का काम ज्वाइन किया है तब से कंप्लेंट्स आनी बंद हो गई हैं और उसका फीडबैक भी काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से उसे अप मैनेजमेंट के लिए रख देना चाहिए। ये सोचकर मल्होत्रा जी राहुल को डिलीवरी बॉय की पोस्ट से कम्युनिकेटर बना देते हैं। वहीं धीरे धीरे घर की हालत भी सुधरने लगती है। अरे आप राशन ले आए? अभी तो पूरी तरह राशन खत्म भी नहीं हुआ था। हाँ वो दरअसल 2 दिनों के बाद बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा एक्स्ट्रा राशन लाकर रख दूं। ये वक्त भी कितना दमदार है ना। एक वक्त था कि शाम को क्या खाना है, कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं होता था, और अब हम 2 दिन पहले की व्यवस्था आज कर रहे हैं। हाँ वो तो है, पहले चावल के डब्बे हफ्तों खाली रहते थे और अब खाली होने से पहले दोबारा भर जाते हैं। सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी पूजा की हल्की सी चीख निकलती है। पूजा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्योंकि ये दर्द मुझे मेरे प्यारे से बच्चे की लातों से हो रहा है। इसका मतलब मेरा होने वाला पोता या पोती तुझे लात मार रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मम्मी जी, वो तो है। घर की हालत भी सुधर रही है और धीरे धीरे इसके आने का वक्त भी नजदीक आ रहा है। मेरे ख्याल से जब ये इस दुनिया में आएगा तब इसे हमारी तरह गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने का एहसास होने लगता है। अब घर में राशन, बिजली बिल और दवाइयाँ टाइम पर आने लगती हैं। वहीं बेटों की मेहनत भी रंग लाने लगती है। फिर एक दिन, भाई तुम आइसक्रीम का काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हो, इसलिए आज से ये दुकान तुम संभालोगे। क्या मतलब? इतना बड़ा ब्रांच मैं अकेले संभालूंगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, संभाल नहीं सकते क्या?
अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो चलो ठीक है, कल ही मेरी फ्लाइट है, मैं आज तुम्हें सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि इस पूरी कंपनी में सारे वर्कर्स को छोड़कर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही विश्वास है। इतना कहकर फैक्ट्री का मालिक एक पूरी ब्रांच आरव को संभालने के लिए दे देता है और अब वो अच्छी पोस्ट पर आ जाता है। वहीं विवान, देखो भाई, आज से तुम रैपिडो चलाओगे नहीं, बल्कि रैपिडो चलाने वालों को मैनेज करोगे और सिस्टम पर भी ध्यान दोगे, और इस काम के लिए तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, कल से मैं अपनी कंपनी में आकर सिग्नेचर करूंगा और फिर रैपिडो चलाने वालों पर ऐप और लोकेशन के जरिए ध्यान दूंगा। इस तरह आरव और विवान की सैलरी बढ़ जाती है और राहुल भी एक अच्छी पोस्ट पा लेता है और एक बैगन के लिए झगड़ने से लेकर हरी सब्जियां तक का सफर तय कर लेते हैं। और साथ ही पूजा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है जो लक्ष्मी बनकर घर की खुशियों को और भी बढ़ा देती है। और फिर धीरे धीरे परिवार के हालात में और सुधार होता है और वो अपना एक पक्का मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन, आज डाइनिंग टेबल पर कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। हो भी क्यों ना, आखिरकार मेरे तीनों बेटों ने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है। भाई, एक वो दिन था जब हमारा पूरा परिवार एक बैगन की सुरक्षा भी तिजोरी में रखकर करता था, और आज कितना सब कुछ बदल गया। बातें करते हुए पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक पकवान रखे होते हैं, लेकिन फिर भी सभी की थाली में सबसे पहले बैगन परोसा जाता है। ये बैंगन सिर्फ बैंगन नहीं, बल्कि हमारे उन दिनों की पहचान है जब हम हिम्मत हारे बिना किस्मत के आगे घुटने न टेक कर किस्मत की लकीरों को बदला है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लिफाफे की वजह से हो पाया है। अगर उस दिन हमें वो लिफाफा ना मिला होता तो शायद हमें कभी शर्म ही नहीं आती। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर उस दिन हमें शर्म ना आती तो आज हम यहाँ तक ना पहुँचते। भाई, जिसने भी उस दिन हमें वो पैसे दिए थे, भगवान करे उसका भला हो। रमेश और बाकी सबकी बातें सुनते ही अचानक तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे क्या हुआ, तुम तीनों अचानक हंसने क्यों लगी? क्या माँ, आप भी? वैसे अगर आप हमारे हंसने की वजह सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। भाभी, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है आप लोगों के हंसने के पीछे, जरा हमें भी तो बताइए। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि वो लिफाफा किसी और ने नहीं बल्कि हम तीनों बहुओं ने ही मिलकर रखा था। क्या तुम तीनों ने? लेकिन कैसे? और तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो दरअसल पूरी बात कुछ यूँ है कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे पतियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो उनके अंदर कुछ कर दिखाने की चाह आएगी जो हमारी परिस्थितियाँ सुधार सकती है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारे तीनों पतियों के आत्मसम्मान को कुछ इस कदर ठेस पहुँचेगी कि वो खुद को साबित किए बिना रह नहीं पाएंगे। कैसे? क्यों ना हम कुछ पैसे दरवाजे के बाहर रख दे जिससे ऐसा लगे कि किसी ने हमें भीख के रूप में दया दिखाते हुए कुछ पैसे दिए हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम ठीक ऐसा ही करेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हम अपनी अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं और जितने भी पैसे होंगे उन्हें लिफाफे में डालकर घर के बाहर चौखट पर रख देंगे। पूजा की बात सुन रही तीनों बहुएं अपनी सेविंग्स इकट्ठा करने में लग जाती हैं। काव्या बिस्तर के नीचे से 10 रुपए निकालती है तो वहीं रिया कुछ चिल्लर बटोरती है और इस तरह तीनों बहुएं मिलकर 2000 रुपए इकट्ठा कर लेती हैं और उन पैसों को पड़ोसियों की मदद के जरिए नोट में तब्दील कर दरवाजे के बाहर रख देती है। हमारा मकसद आपको दुख देना नहीं, बस आपके अंदर की उस आग को जलाना था जिसकी वजह से आपने इतना सब कुछ किया है। मैं समझ गई भाभी, आप सबकी भावना थी कि आप भैया लोगों के दिल को हर्ट करना चाहती थी ना? सच में भाभी, आपके पास बहुत दिमाग है। भैया लोगों को हर्ट करके आपने इस घर की परिस्थितियों को सुधार दिया। हाँ, बहू लोग सही ही कहते हैं। अगर एक बहू चाहे तो वो अपने ससुराल को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी। हमें तुम सबसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि अगर उस दिन हमें शर्म ना आती तो शायद हमारी जिंदगी में ये दिन कभी ना आता। मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, आज देख भी लिया। आज पूरे परिवार के चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि आंखों में सुकून और खुशी की असली चमक होती है। एक 10 रुपए के बैगन के लिए भी झगड़ते परिवार को बहुओं ने हिम्मत दी और बेटों ने जिम्मेदारियां निभाई, जिसकी वजह से आज पूरा परिवार जिंदगी की उन खुशियों को पा रहा है जिसकी उम्मीद हर एक परिवार करता है। अब बहुत हो गई बातें, मुझे बैगन का भरता दो सबसे पहले।
ये पनीर वनीर की सब्जी बाद में खाएंगे। हाँ भाई, तो मुझे भी बैगन का भरता ही चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आज बैगन मैं खरीद कर लाया था। बैगन का भरता सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा। अच्छा भाई, लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे ना, इसलिए बैगन भी मैं ही खाऊंगा। नहीं मैं। तीनों बेटे आपस में फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं, जिसे देख हंसते हुए सनाया कहती है, भैया जो गरीब होते हैं ना वो अपनी हरकतों से होते हैं। प्लेट में पनीर की सब्जी रखी है लेकिन झगड़ा अभी भी बैंगन के लिए चल रहा है। अमीर तो बन गए आप लोग, लेकिन हरकतों से गरीब ही हो, छोटे बच्चे कहीं के। सनाया की बात सुनकर पूरा परिवार हंसी के ठहाके लगाने लगता है और आज भी सबकी थाली में सबसे पहले बैगन परोसा जाता है, जो सभी को गरीबी, मेहनत, अपनों के साथ और प्यार का एहसास दिलाता है। वक्त बदल जाता है लेकिन आपस की नोकझोंक और प्यार वहीं रह जाता है।